जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। तो एसे का ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक का नाम था यूनाइटेड नेशन पेपर टाइगर इन रिजॉल्विंग मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स एमॉन्ग नेशन। मतलब संयुक्त राष्ट्र के बारे में था कि एक पेपर टाइगर है, कागजों पे मजबूत है, धरातल पे कुछ नहीं है। और आज के दिनों में जो वैश्विक अशांति हो रही है उसको सॉल्व करने में टोटली फेल हो रहा है। ये मैंने हिंदी में इसका अनुवाद किया और हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रुप में हमारे CAPF असिस्टेंट कमांड 2026 का जो टारगेट ग्रुप है उसमें कुछ लोगों ने टाइम बाउंड के अंदर पेपर सबमिट किया। सबसे पहले आप सभी को सैल्यूट है। सबसे पहले इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। और आप देख सकते हो मैंने CAPF असिस्टेंट कमांड 2024 में 368 रैंक और 2023 में इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था और अभी वर्तमान में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मैं कार्यरत हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पेपर है। इनका मैं इवैल्यूएशन पहले वीडियो में पूरा नहीं कर पाया था। इनका अभी तक जितने भी ग्रुप में लोगों ने डाला है सबका अच्छा है। इनका भी सबसे बढ़िया अभी तक लग रहा है, सबसे आगे चल रहे हैं। तो इनके हम ऐसे को देख लेते हैं। मुझे यकीन है कि 4 ऐसे में 4 डिफरेंट तरीके से शुरुआत करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकता है। और अभी मैं आपको 80 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब ऐसे 4 ऐसे लिखे गए तो आप रिपोर्ट भी लिख सकते हो, आर्गूमेंट भी लिख सकते हो। तो चलिए हम जल्दी से इनके ऐसे पे आते हैं। इन्होंने ऐसे को जो यूनाइटेड नेशन है बढ़िया से तो हाईलाइट किया है। एक प्लस पॉइंट इनका है कि ये हाईलाइट अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने जब स्टार्ट किया है इन्होंने रिसेंट एक्टिविटी से स्टार्ट किया है और यहाँ पे बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन जो है सो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में टोटली बेसलेस रहा है। इनएबिलिटी, इनएफेक्टिवनेस उसका दिख रहा है। तो जस्टिफाई कर रहे हैं जो टॉपिक लिखा हुआ है पेपर टाइगर को अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो हमें यूनाइटेड नेशन के बारे में जो कुछ एक कोट्स है यहाँ से शुरुआत अगर करते हैं हम तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के बारे में रिसेंट जो आपके पास जो करंट अफेयर्स के जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वो बहुत मिल जाएगा आपको, क्योंकि रोज़ न्यूज़ में रहता है। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। और इन्होंने जैसे जस्टिफाई कर रखा है जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, और अच्छा से हाईलाइट भी कर रखा है फ़लस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने लिखा है। इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर और निकोलस मादुरो के ऊपर भी इन्होंने लिखा है कि इंसिडेंट जो हिस्ट्री में आज तक नहीं देखने को मिला और यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। तो पहला पेज पर इन्होंने लगभग जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में इन्होंने सही से लिखा है और ये इनका ऐसे राइट डायरेक्शन में है। मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे ठीक जा रहा है। अभी इनके अगले पेज पे आते हैं और इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो उसका संरचना है उसका कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट, हर 2 साल के लिए होता है। इसके बारे में लिख रखा है इन्होंने। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि इंडिया जो है सो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, जो कि ज़्यादातर देशों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। चाइना इसका अपोज करता है और वीटो पावर जो है 5 मेंबर्स P5 बोलते हैं इनके पास है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो कैसे गाज़ा और यूक्रेन के वार में जो वीटो जो है सबसे बड़ा सरदर्द बन के निकला है और वीटो जो है सो कोई भी वार को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये डेडलॉक जो है सो इसके इनफेक्टिवनेस को दिखाता है। मतलब ये अभी तक मैं बात करूँ तो ये प्रॉब्लम जो टॉपिक में है पेपरलेस, वो प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। और इसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि बढ़िया है। इनको मैं बोलूँ तो अभी 9 नंबर के आसपास, 9.5 मार्क्स के आसपास आ सकता है नंबर। ठीक है, इतना नंबर ला के आप लगभग आप क्वालिफाई कर जाओगे पेपर। अब मैं बताऊंगा कि इनको करना क्या चाहिए। इसके लिए मैं पेज दूसरा लेता हूँ। जो अभी हमने चेक किया उनको करना चाहिए था कि ये कोर्ट से अगर स्टार्ट करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि रिसेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और कौन सा कोर्ट से स्टार्ट करें तो आपको पता होगा कॉफ़ी अनान के बारे में कौन नहीं जानता है। अभी जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनसे पहले बान की मून से घाना के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कॉफ़ी अनान। उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा समूह है जहाँ पे हम सारे दुनिया के लगभग सारे देश आते हैं और ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपने क्रिटिक्स किया है ये सही जा रहा है। और लास्ट में आप कंक्लूजन में अगर आप डाल सकते थे, कंक्लूजन में किसका, एंटोनियो गुटेरेस का जो पोर्टुगल के हैं, उनका क्या कहना था कि रिसेंटली उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन मस्ट फोकस ऑन इन गेटिंग आउट द सॉल्यूशन इंस्टीड ऑफ इंडल्जिंग इटसेल्फ इनटू ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स। जैसे भारत में समस्या ब्यूरोक्रेटिक फाइलों का है, सरकारी दफ्तरों का है, तो वैसे बोला कि हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और इसमें आप
एक और काम कर सकते थे, मैं पहला पेपर का बता रहा हूँ। और क्या कर सकते थे आप, सॉल्यूशन बता सकते थे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे G4 कंट्रीज़ का मेंशन कर सकते थे, जिसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 कंट्री G4 की डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक परमानेंट सीट मिल जाए, चारों में हम अल्टरनेट कर लेंगे। इसके अलावा इंडिया को क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कैरी करते हैं। जीडीपी में हम पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे आ चुके हैं। तो इन सभी का मेंशन कर सकते थे। और कंक्लूजन में जो मैंने अभी एंटोनियो गुटेरेस का बात किया, तो 2 लोग जो यूनाइटेड नेशन को चेयर कर रखे हैं उनको मेंशन कर सकते थे। अल्टीमेटली आपका ऐसे बहुत बढ़िया है, आप बॉडी में जो भी लिखे हो ठीक लिखे हो। आप लगभग आप एक कंक्लूजन से लेकर के आपका बॉडी जो है, मैं कह सकता हूँ कि आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ बढ़ रहे हो। ये मैं सबको नहीं बोलूँगा, आप ही अभी तक दिख रहे हो। तो चलिए हम अगले पेपर पे आते हैं। ये जिनका भी है, रिक्वेस्ट करता हूँ नाम अगली बार से सब लोग अपना ऊपर रखेंगे। इनके बारे में देख लेता हूँ। इन्होंने जो एसे लिखा है, इनका भी ऐसे राइटिंग काफ़ी अच्छा है इनका। और इन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है कि 1945 में जब दुनिया जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाहर निकला। ठीक है, इनका पर्पस के बारे में बताया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने प्रेजेंट डे में वेनेजुएला के अटैक के ऊपर जब हुआ तो उसमें इनएफेक्टिवनेस बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कुछ खास कर नहीं पाया। इसके अलावा फिर अगले जब पैराग्राफ में आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इनके पास मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 190 कंट्रीज, 190 से ज़्यादा देश यहाँ पे हैं। और बहुत कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। यूनाइटेड नेशन के काम को गिना रहे हैं इन सम फील्ड लाइक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, काउंटर टेररिज्म। तो फिर एक तरह से इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर रखा है इन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आगे हम बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे अब इसके इनफेक्टिवनेस, यूनाइटेड नेशन क्यों कमज़ोर है बता रहे हैं यहाँ पे। नाउ इट इज़ रिमेड ए पेपर ओनली, ऑन पेपर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ 5 कंट्रीज़ के बारे में मेंशन कर रहे हैं, वीटो पावर के बारे में मेंशन कर रहे हैं। और जो कोई भी रूल्स होता है उसको चेंज किया जा सकता है। मिसयूज की पावर की बात कर रहे हैं। मैं कीवर्ड्स के ऊपर जा रहा हूँ ज़्यादातर, ही क्या लिख रहे हैं। और वेस्टर्न नेशन का यहाँ पे प्रभुत्व है। और 2 यहाँ पे चाइना और रशिया भी हैं जो वेस्टर्न नेशन नहीं है, इनका एक अलग लॉबी है। अगले इनके स्लाइड पे आते हैं। और लास्ट में ये कंक्लूड कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी को अगर थर्ड वर्ल्ड वार से हमें बचाना है तो हमें यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करना होगा, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और वीटो पावर को नलीफाई से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते थे। जो जैसे फ्रांस और ब्रिटेन आज के समय में ये कहीं नहीं टिकते हैं। ये लोग यूनाइटेड नेशन के P5 में इसलिए क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार जीता था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के विनर हैं वही सारे P5 में हैं। और ये फोकस कर रहे हैं 1 नेशन 1 वोट। अब 1 नेशन 1 वोट आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए। 1 नेशन 1 वोट तो है, लेकिन यूनाइटेड नेशन और जनरल असेंबली में तो है सभी के पास। हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, ये मैं समझ रहा हूँ कि आप जो लिखे हो 1 नेशन 1 वोट, आप UNSC की बात कर रहे हैं, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन। अब देखो इक्वल पार्टिसिपेशन की जो बात है, मैं यही बात कर रहा था। देखो मैं दूसरे कॉपी अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो आपको देखना है। एक कॉफ़ी अन्नान की बात है, कॉफ़ी अन्नान की बात है, जो एंटोनियो गुटेरेस से पहले बान की मून और उससे पहले थे कॉफ़ी अन्नान। तो इसको आप मेंशन कर सकते थे। और यहाँ पे अगर कॉफ़ी अन्नान का नाम का जिक्र कर देते तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाता। तो ओवरऑल आप में सही लिखा है। आपके 8 नंबर या 8 नंबर मैं मान सकता हूँ, 20 में है, 8 नंबर आएगा। आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना होगा आपको। आप सबसे ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन को आप सही करेंगे। आप लिखते जाना, सुनते जाना। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पेन मेरा अभी काम नहीं कर रहा है। दूसरा बात यह है कि आपको सेपरेशन रखना होगा कि जैसे बॉडी के अंदर एक ही पैराग्राफ में प्रॉब्लम और एक ही पैराग्राफ में उसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जा रहे हो, तो इसको आपको सेपरेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। तीसरा कि आपके वर्ड लिमिट्स मुझे कम लग रहे हैं। आपको वर्ड लिमिट जो 250 वर्ड्स के हैं, 250 वर्ड्स की तरफ जाना होगा। इसके अलावा आपने अगर खुद से लिखा है, अगर चैटबॉट का यूज़ नहीं किया है, तो आप 8 नंबर या उससे ऊपर आ सकते हैं। और आप भी अगर 10 ऐसे से ऊपर लिख लेते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो आप भी सिलेक्टेड कैंडिडेट की रेस में हैं। अगले कॉपी की तरफ आते हैं। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम ऊपर एक बार प्लीज़ लिख दें। इन्होंने जब अपना एसे का स्टार्ट किया है, इन्होंने लिखा है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 1945 में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये शुरू कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनका प्राइमरली फोकस पीस था, हारमोनी था। लेकिन आज के डेट में ये पेपर वर्क बन चुका है, पेपर टाइगर बन चुका है। और प्रॉब्लम मतलब ये दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर 4 ऐसे लिखोगे तो 4 अलग अलग तरीके से लिख सकते थे।
कोई उतना इशू नहीं है। और फिर से ये प्रॉब्लम पे आ रहे हैं जो कि कोई भी आएगा। जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोल रहे हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं, 4 साल हो रखा है और यूनाइटेड नेशन यहाँ पे इनएफेक्टिवनेस है। बिल्कुल सही है, गाज़ा फ़लस्तीन में पूरा दुनिया देख रहा है। इसके अलावा कोविड पेंडेमिक को किस तरह से WHO हैंडल नहीं कर पाया, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी है, वो भी हैंडल नहीं कर पाया। तो आप सही लिखे जा रहे हो। यहाँ पे आपने यूनिसेफ का चर्चा कर रखा है, इंटरनेशनल कोर्ट की चर्चा कर रखा है, लेकिन आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट नॉन बाइंडिंग है। उन्होंने तो व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट वारंट निकाल रखा, पर क्या हुआ, अरेस्ट हुए। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन यही अगर एग्जाम्पल से मेंशन अगर आप करते, आपको अगर ये एग्जाम्पल मेंशन करते तो इसमें 4 चांद लग जाता। और इन ग्रीड ऑफ फंड यूनाइटेड नेशन टूडे टाइम एक्ट एज ए पपेट ऑफ USA, सही लिखा है आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन USA का ही है। न्यूक्लियर टेस्ट को इन्होंने रोकने से नाकामयाब रहे हैं। चलो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम को लिखा है यहाँ पे, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे लगता है यहीं पे कंक्लूड कर दिया है। तो आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ दूसरे को भी आपको उससे सीखना है। आपको 5 मार्क्स अभी मिलेगा इस ऐसे पे। नंबर आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ताकि नंबर जानने के बाद लोगों को अच्छा भी लगता है। तो 5 नंबर मिलेगा। आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, आप पहले तो वर्ड लिमिट को पूरा कीजिए। वर्ड लिमिट अगर आप पूरा कर लेंगे तो ऐसे आप सही जा रहे थे। ऐसे में मुझे लगता है कि आपका एक ही पेज हमारे ग्रुप में आया है, इससे अगर आगे आपने लिखा है तो हमें बता सकते हैं। दूसरा कि आपका पैराग्राफ लिखने का तरीका ये भी सही है, ना बड़ा है ना छोटा है। तीसरी बात आपको ये बोलूँगा कि आप कुछ एग्जांपल्स ऐड कीजिए। जैसे मैंने आप अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है, तो उसको आप मेंशन कीजिए, एग्जांपल्स लिखिए, आप कोटेशन लिखिए, कंक्लूजन कीजिए। तो मैंने बता रखा है वीडियो में कि हम कुछ कंक्लूटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे एट लास्ट, बाय कंसिडरिंग ऑल द एबव फैक्ट्स। इससे लगता है कि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब वर्ड्स को लिख के लास्ट में एंटोनियो गुटेरेस जो कि अभी UN के चीफ है, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि हम यूनाइटेड नेशन अब ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, सुधार की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें को मेंशन करोगे तो आपका बढ़िया है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो कॉपी आया है, मुझे इन्होंने बताया कि मैं पहली बार इसे लिखा हूँ। मैंने चैट बोर्ड का इस्तेमाल किया हूँ या चैट GPT का। मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कम से कम एक्नॉलेज 2 चीज़ कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो और आपने माना है कि आप चैट बोर्ड का यूज़ किया हो। और दूसरी बात कि आपने ट्राई किया है। अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। और अब जब आपने लिख ही रखा है चैट बोर्ड से देख के, तो मैंने औरों की जो कॉपी में आपको बताया उससे आपको सीखना है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अगर चैट बोर्ड से लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सही लिखा होगा। मैं आपके बारे में ज़्यादा क्या ही कमेंट करूं, लेकिन आपने ट्राई किया है, मैं इसके पूरे नंबर दूंगा। और आप कोशिश करना है कि 1-2 लाइन ही लिखें, हिंदी में लिखें या जैसे भी लिखें, खुद से लिखिए आप। आज का जो सबसे लास्ट जो हमारे पास कॉपी आया है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम से ग्रुप में डाला कीजिए। आप थोड़ा लेट हो चुके थे, फिर भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपके पेपर को। चलिए हम आपके टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे मैंने सभी का अभी तक बताया, तो आप भी उन्हीं चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और इनफैक्ट कि मैं भी आपके ऐसे सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो हम कुछ आपको सिखाएंगे, आप हमें कुछ सिखाना। आपके ऐसे को देखा जाए तो आप भी वहीं से शुरू किए हो। UN हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इनएफेक्टिवनेस। ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में 1945 में रेजोल्यूशन के द्वारा, इसे लीग ऑफ नेशन के बाद ये आया था। आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते थे। और गाज़ा यूक्रेन, रशिया यूक्रेन, ये सब वार्स को रुकवाने में नाकामयाब रही है। आप बता रखे हो कि इसके पास 15 नेशन है, जिसमें P5 है और एक P10 होते हैं। 193 देश है इसके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये भी आपने सही लिखा है। और आप ये बता रहे हो कि 5 जो मेंबर हैं वो जस्ट 8% है। ठीक है, ये भी बता सकते हो कि P5 एक अलग से एलाइट ग्रुप है। वीटो जो है सो इनके पास है, P5 के पास जो है। और ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंटेशन को ये देने में नाकामयाब रहे हैं। जैसे अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन है, लैटिन अमेरिका का कोई नहीं है, कैरिबियन कंट्री का नहीं है। एशिया में चाइना ही डोमिनेट कर रहा है। इंडिया तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन कैरी करता है। तो अब ठीक लिखे हो। अनदर चैलेंजेस के बारे में अगले पैराग्राफ में चर्चा कर रहे हो। देखो यहाँ से आप कम से कम 4 या 5 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में प्रॉब्लम लिख सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक टॉपिक ही मिला है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लास्ट के 2 पैराग्राफ में आप कंक्लूजन की तरफ जाओगे। अगले आपके पेज पे जाते हैं। इन्होंने अगले पैराग्राफ में फिर से मेंशन कर रखा है कि किस तरह से जो P5 कंट्रीज़ हैं
वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करते हैं, उनके खिलाफ वीटो आता है, तो वो वीटो के इस्तेमाल करके रेजोल्यूशन को टर्न डाउन कर देते हैं। तो एक तरह से ये भी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या कमियां हैं P5 का या यूनाइटेड नेशन के अंदर में। तो ये भी बता रहे हैं जैसे रेजोल्यूशन जो है गाज़ा के ऊपर, रशिया के ऊपर जो भी आया, उसको रशिया ने खुद टर्न डाउन कर दिया। रशिया के और भी कंट्रीज़ ने टर्न डाउन ऐसे पास्ट में बहुत बार किया है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ऐसा लास्ट पैराग्राफ तो कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन जो मैंने बोला कि कंक्लूजन में कंक्लूजिव वर्ड्स होने चाहिए, तो आप लोग दूसरे केसेस से भी सीखते रहिए। इन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड नेशन जस्ट नॉट फेल्ड, इसे फेल ही नहीं हुआ है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखा है। और ये पेपर टाइगर है, जब कंक्लूजन तो कर रहे हैं इन्होंने, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। पेपर टाइगर है, क्यों है? क्योंकि इसके जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया है, ना कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को। ये अच्छा लाइन लिखा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया लाइन लिखा है। आपको ये लाइन बहुत ही सुंदर है, और लोग भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से रिफॉर्म लाया जा सकता है, जैसे पावर बैलेंस के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और चाहे एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ P5 कंट्रीज़। ठीक है, ये कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, और ताकि दुनिया में हार्मनी आए, कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए। तो आप भी ठीक ऐसे लिख रहे हो, आपके भी अच्छे हैं ऐसे। 7 नंबर 8 नंबर के आसपास आप भी हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाता है कि इसे कैसे लिखते हैं, तो मैं भी ऐसे 80% आप ही जैसा लिखता है। स्टार्ट करता मैं कोटेशन से, बान की मून के कोटेशन से, सॉरी कॉफ़ी अनान के कोटेशन से स्टार्ट करता मैं, और फिर उसको करंट के इशू से मैं उसको जोड़ता कि किस तरह से आउटडेटेड है। और उससे पहले मैं कोटेशन के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन हुआ, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया 20 साल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर दुनिया ने 1945 में आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता कंट्री के द्वारा P5 में चले गए वो लोग, और पूरी दुनिया का एक मोनोपोली उन्होंने कायम किया। टाइम टू टाइम UN ने काफ़ी अच्छा भी काम किया, उसको भी गिना सकते हैं। वहाँ से प्रॉब्लम में स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम में ये तो गाज़ा और यूक्रेन का तो रिसेंट कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले जो बहुत सारे हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में वार ऑन टेरर के नाम पे जो हुआ, इराक में हुआ, चाहे वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ, तो जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, यूनाइटेड नेशन कोई भी कामयाबी नहीं दिखा पाई। चाहे आपको कोरोना काल का ही घटना याद हो, तो वहाँ पे WHO भी कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आई थी। इन सभी को रिसेंट एग्जाम्पल से ऐड करते हुए जब आओगे, तो 2 से 3 पैराग्राफ में फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं कि इसमें एक्सपेंशन ऑफ P5 या कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है P5 के अंदर, खासकर परमानेंट 5 के अंदर। दूसरी बात कि हमें जो UN का जो चार्टर जो है वो बाइंडिंग नेचर करना होगा, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो गाइडलाइंस है उसको बाइंडिंग नेचर करना होगा। हमें इसके सुझाव दे सकते हैं। और यहाँ पे UN के अंदर जो US का जो एक हेजिमनी बन रखा है, उसको भी हमें सुधार की ज़रूरत है, ये भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि US जो है टोटली इन्फ्लुएंस करता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी US के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हम कर सकते हैं। और UN पीस कीपर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। साउथ एशियन कंट्रीज ही क्यों ज़्यादा भेज रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ही क्यों अपना सैनिक ज़्यादा भेज रहे हैं? तो हमें वेस्टर्न कंट्री से भी यहाँ पे सवाल पूछने चाहिए। तो इन सभी चीज़ को लिखते हुए लास्ट में हम एंटोनियो गुटेरेस का कोटेशन डालते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि UN को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेटिक नेचर से आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हो। आपका ऐसे और मेरा ऐसे में कोई खास अंतर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।